बिहार से एक व्यक्ति दिल्ली अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा सीरियल किलर बन जाता है। कोई छोटा मोटा सीरियल किलर नहीं, ज़्यादातर ऐसे किलर कत्ल को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सीरियल किलर था जो कत्ल करता और गर्दन को धड़ से अलग करता और दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने धड़ को फेंक आता और एक लेटर छोड़ता और लेटर में ये लिखता कि कांस्टेबल से लेके आईपीएस ऑफिसर तक किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर बताए, और अगर तुमने नहीं पकड़ा तो मैं ये समझूंगा कि तुम सारे लोग नामर्द हो। वो लगातार 7 कत्ल करता है, जिसमें से वो 2 बार पकड़ाया भी जाता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो दोनों बार छूट जाता है और आखिर में साल 2013 में वो पकड़ाता है। और कत्ल की वजह तो इतनी मामूली होती कि अगर इस बात पे कत्ल करना होता तो शायद हम और आप हर 5 मिनट में एक कत्ल करते रहते। ये मामला राजधानी दिल्ली का है। राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने एक मुंडी कटी हुई लाश मिलती है। पुलिस उसकी तफ्तीश करती। तफ्तीश करने के बाद पुलिस जिन पे शक होता है उनको उठाती है। उसी दौरान प्रकाश झा को भी उठाती है, और प्रकाश झा को उठाने के बाद फिर जब पुलिस जांच करती है तो उस लाश की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाती है। वो व्यक्ति कौन था जिसका कत्ल हुआ ये पहचानना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ये लड़का यूपी का है और उसके बाद यूपी के उसके माँ बाप भी मिल चुके हैं। माँ बाप को बुलाया गया, डीएनए टेस्ट कराया गया, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ। अब वो लाश ही किसकी है ये पता नहीं चलने के कारण प्रकाश झा को अदालत ने छोड़ दिया। प्रकाश झा के वकील ने, डिफेंस वकील ने ये कहा कि जब लाश की पहचान ही नहीं है तो आप मोटिव ऑफ मर्डर क्या साबित करेंगे। इस बेस पे प्रकाश झा छूट जाता है। उसके बाद लगभग 5 साल तक प्रकाश झा से दूसरा कोई कत्ल नहीं होता है। 5 साल के बाद साल 2003 में एक और कत्ल होता है और उसको भी इसी तरीके से गर्दन अलग और धड़ अलग करके धड़ तिहाड़ जेल के बाहर फेंक कर चला जाता है। उसके बाद फिर पुलिस जांच करती है, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता इसमें। फिर साल 2003 ही में लगभग 5 महीने के बाद फिर एक लाश मिलती है। उसकी भी गर्दन अलग होती है और धड़ अलग, और धड़ इस बार तिहाड़ जेल के मेन गेट के सामने ही फेंकी जाती है। उससे पहले जितनी भी लाशें फेंकी गई थी वो लाशें तिहाड़ जेल के इधर उधर फेंकी गई थी, लेकिन इस बार ये लाश डायरेक्ट तिहाड़ जेल के ठीक सामने, दरवाजे के सामने, गेट के सामने फेंका जाता है। उसके बाद फिर पुलिस इसकी तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद भी पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिलता है। अब मामला आगे जाता है। मामला साल 2006 आ जाता है। साल 2005 में भी एक कत्ल होता है, और कत्ल करने के बाद फिर उसी तरीके से लाश को तिहाड़ जेल के सामने फेंका जाता है और उसकी भी गर्दन गायब होती है। अब पुलिस परेशान। पुलिस को ये लगा कि मामला आखिर क्या है, ये कौन सनकी है, क्या वजह है इसके कत्ल करने की। पुलिस को अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था। 7वें कत्ल के बाद प्रकाश झा ने पीसीओ से एक कॉल की पुलिस को। कॉल करने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा दामाद बोल रहा हूँ, तुम्हारे के अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब पुलिस इस मामले को और संजीदगी से देखने लगी। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करते हुए यहाँ ये देखती है कि मामला कहाँ से शुरू हुआ। अब पुलिस जब इस जांच में पड़ती है कि मामला शुरू कहाँ से हुआ तो वो जाती है पिछली तारीख 1998 को, और फिर ये देखते हैं कि इसमें पकड़ा किसको गया था। जब फिर प्रकाश झा का नाम आता है तो प्रकाश झा को दोबारा से हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद फिर सारा 7 कत्ल यानी 7 कत्ल होता है, और 6ठा कत्ल जो होता है उसमें बॉडी की जो पहचान होती है वो पहचान अखबार में शाया किया जाता है, और ये पहचान बताने के बाद लोगों से पूछा जाता है कि क्या कोई भी व्यक्ति इस कलर के शर्ट और पैंट पहने हुए, उसके जेब में फला फला चीज़ है, क्या कोई भी व्यक्ति इन्हें पहचानता है। जब इस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया गया इस मर्डर का तो फिर लाश के पेरेंट्स का भी पता चल गया। वालिदैन, माँ बाप उसके वहाँ आते हैं, डीएनए टेस्ट कराया जाता है, और डीएनए टेस्ट कराने के बाद मामला सब कुछ साफ हो जाता है कि ये उन्हीं का बेटा है। अब ये करने के बाद फिर अदालत में जब प्रकाश झा को पेश किया जाता है तो
ये बताया जाता है कि एक लेटर जो लिखा गया था कि अगर कांस्टेबल से लेके आईपीएस ऑफिसर तक किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर बताए, और अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा तो मैं ये समझूंगा कि सारी टीम नामर्द है। ये लेटर भी 5वें कत्ल के टाइम पे प्रकाश झा ने दिया था। अब वो अदालत में ये लेटर भी पेश किया गया था, तो प्रकाश झा के वकील ने कहा कि ये लेटर सीलबंद नहीं है। यानी पुलिस की उस वक्त की ये गलती थी कि पुलिस ने उस लेटर को एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ इधर उधर फैलाया, और इस वजह से वहाँ से फिंगरप्रिंट्स और बाकी जो भी हैंड राइटिंग मैच कराना था वो नहीं हो सका। अब पुलिस अदालत में ये जमा करती है और जज इस मामले में प्रकाश झा को मुलजिम समझती है और उसे ट्रायल पर रखती है। अभी मामला ट्रायल पर चल रहा था, उसके बाद फिर प्रकाश झा को 7 कत्ल के बाद जमानत मिल जाती है। यानी अब प्रकाश झा ये दूसरी बार जेल से छूट चुका था। लेकिन पुलिस को लगा कि मामला बहुत संजीदा है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो 7 कत्ल करता है और 7 कत्ल करने के बाद भी अदालत उसे बरी कर देती है। लेकिन पुलिस को यह पता था कि यह मामला कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब पुलिस वापस से फिर तफ्तीश करती है और ज़्यादा इस केस पे ध्यान लगाने के बाद पुलिस ने फिर प्रकाश झा को गिरफ्तार किया। प्रकाश झा को इस बार गिरफ्तारी में पुलिस के पास एक मजबूत क्लू ये था कि जब एक लाश रात में या सुबह भोर में ये तिहाड़ जेल के पास फेंकता था, जब वो उसने तीसरी लाश फेंकी थी, उस वक्त तिहाड़ जेल से गुजरने के बाद जो पहला टेलीफोन बूथ पड़ता था, वहाँ से ये कॉल करता है पुलिस को और कहता है कि मैं तुम्हारा दामाद बोल रहा हूँ, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर बताओ। ये कॉल तिहाड़ जेल के थोड़ा ही आगे एक पीसीओ से की गई थी। अब पुलिस के पास यहाँ पे एक मजबूत सबूत और गवाह ये था कि उस पुलिस बूथ वाले ने अदालत में जाके ये गवाही दी थी कि हाँ, उस रात इस शख्स ने मेरे यहाँ से कॉल किया था। अब मामला अदालत में जाता है और अदालत फिर इसे 2 मामले में फांसी की सज़ा सुनाती है और एक मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। बाकी 2 मामले में पुलिस के पास कोई सबूत और कोई गवाह नहीं होता, इस वजह से वो केस रफा दफा हो जाता है। लेकिन फिर आगे इसकी कार्रवाई जारी रहती है और कार्रवाई इस तरीके से रहती है कि आगे भी इसे बाकी केसों में कभी उम्र कैद और कभी फांसी की सज़ा मिलती रहती है। ये केस लोअर कोर्ट में चल रहा था। लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा अलग अलग मामलों में दे दी थी। उसके बाद हाई कोर्ट में जब इसकी पिटीशन डाली गई, पिटीशन डालने के बाद हाई कोर्ट ने इसकी तमाम फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। अब बात आती है कि मर्डर करने की वजह क्या थी। मर्डर करने की वजह इतनी साधारण थी कि आप शायद हम और आप अगर इस बात पे मर्डर करने पे आ जाएं तो हर मिनट हर सेकेंड किसी ना किसी बहाने हम लोगों को मारते रहते। पहला मर्डर इसने इस वजह से किया था कि इसका एक दोस्त जो बिहार यूपी के साइड का ही था, वो इसके घर आता है और खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो प्लेट को उसी तरीका झूठा छोड़कर उसी टेबल पर रखकर वो हाथ धुलता है और चला जाता है। ये बात इसको बहुत नापसंद थी। इसके अंदर ये था कि जो भी काम इसकी मर्जी के खिलाफ या इसकी पसंद के खिलाफ होता, ये आग बबूला हो जाता। और ये प्लेट जब गंदा ये देखता है तो इसका दिमाग चकरा जाता है। उस वक्त ये उसे कुछ भी नहीं बोलता है। अब वो उसका दोस्त वहां से गुजर जाता है, वो अपने रूम पे चला जाता है। फिर ये रात में जाता है और उस व्यक्ति का कत्ल कर देता है। दूसरा कत्ल इसने इसलिए किया था कि इसका मोबाइल फ़ोन चोरी होता है और वो मोबाइल फ़ोन इसके ही गांव के आसपास के किसी व्यक्ति ने जो दिल्ली में इसके साथ रह रहा था उसने चुराए थे और वो चोर पकड़ा भी जाता है और उसने अपना मोबाइल वापस भी कर दिया था और बाद में उसने माफ़ी भी मांगा था। ये बात इसने जेल में जाने के बाद फिर बताई थी और माफ़ी मांगने के बाद फिर भी इसको वो चीज़ नहीं पसंद आई थी। उसने 1-2 दिन बाद उस व्यक्ति का भी कत्ल कर दिया और उसी तरीके से तिहाड़ जेल के बाहर फेंक दिया। तीसरा कत्ल इसलिए करता है कि इसका एक दोस्त इससे साइकिल बगैर पूछे, इसकी साइकिल या स्कूटर जो भी थी वो इससे बगैर पूछे वो लेकर चला जाता है और इसे ये बात पता नहीं होती। उसके बाद ये जब बाइक लाकर खड़ी कर रहा था
तो ये देखता है कि इसने बगैर पूछे मुझसे ये मेरी स्कूटर या साइकिल जो भी थी वो लेकर गया है। अब इसका दिमाग इस बात पे भी घूम गया। उसके बाद इसने इसका भी कत्ल कर दिया। इसी तरीके से अलग अलग बहाने से, यानी कोई आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करता तो ये उसे मार देता। और इसके मारने की वजह बहुत ही मामूली होती, लेकिन तरीका बहुत दर्दनाक होता। ये डायरेक्ट गर्दन धड़ से अलग करता और गर्दन को अलग दिशा में फेंकता और धड़ को तिहाड़ जेल के सामने फेंकता। अच्छा, आखिर में इसने पुलिस से एक बात भी कही थी। वो बात ये थी कि इसने कहा कि तुम लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा है, वो तो मेरा मन पूरा हो गया था, मेरा मन भर गया था ये करते हुए, इसलिए मैंने तुमको क्लू दिया वो लेटर डाल के और वो फ़ोन कॉल करके, ताकि तुम मुझे पकड़ सको। अब मेरा मन भर चुका था। यानी इस बात में भी उसके बावजूद तुम्हें 9 साल लग गया मुझे पकड़ने के लिए। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर वो लेटर या फ़ोन कॉल नहीं करता, शायद पुलिस अब भी उसे पकड़ नहीं सकती थी। ये थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानी और भी हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।